जादुई परी के जादुई 2 लहंगे और लिपस्टिक। सेवकपुर गांव में 2 गरीब बहनें रहती थी, सीता और गीता। वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। दोनों बहुत ही छोटी थी। एक दिन की बात है, जब उनके पिता घर वापस लौट रहे थे, तभी एक कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो बहुत परेशान हुए और किसी तरह अपने आप को और अपनी माँ को संभाला। अब घर के काम करने वाली सिर्फ अकेली उनकी माँ निधि बची थी। उनकी माँ गांव के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी और फिर वहाँ से फ्री होकर एक टेलर की दुकान में सिलाई का काम किया करती थी। रात और दिन, शाम और सुबह इतना काम करके निधि थक जाती थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसे इतना स्ट्रगल करना ही पड़ता था ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख सके। निधि दिन रात काम किया करती थी, जिसके कारण उसको आराम नहीं मिलता था और इस तरह धीरे धीरे वक्त बीतता गया और शरीर को आराम ना मिलने के कारण निधि को जोरों का बुखार आता है और वो घर में अकेले होने के कारण कांप कांप कर मर जाती है। और फिर जब दोपहर में दोनों बहनें सीता और गीता स्कूल से घर लौटती है तो देखती है कि उनकी माँ बिस्तर पर लेटी होती है। फिर गीता अपनी बहन सीता से कहती है, देखो ना दीदी, आज क्या हो गया मम्मी को? ये काम से घर आ गई और चुपचाप लेटी हुई है। माँ को तो तेज बुखार है। उठो ना माँ, माँ प्लीज उठ जाओ ना, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। दोनों अपनी माँ की मृत्यु से बेखबर अपनी माँ को उठाते रहते हैं, परंतु उनकी माँ उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। इस बात का एहसास उन्हें नहीं हुआ था। फिर कुछ समय बाद जब पड़ोस के लोग आते हैं, तब उन्हें इस बात की खबर होती है और ये खबर सुनकर दोनों जोर जोर से रोने लगती है। दीदी, ये लोग क्यों आए हैं हमारी माँ को लेने और कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? बताओ ना दीदी। चुप हो जाओ गीता, रो मत, हौसला रखो। हमारी माँ अब हमें छोड़कर चली गई है और अब लौटकर वो कभी वापस नहीं आएगी। दीदी, आप झूठ बोल रही हो ना? मुझे पता है कि आप नहीं जानती कि ये क्या हो रहा है, तभी आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। और अब हम अनाथ हो गए हैं, हमारे इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा। पड़ोस के लोग उनकी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं और दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सीता और गीता ने अपने आप को हिम्मत से संभाला और दोनों ने स्कूल छोड़कर घरों में झाड़ू पोछा करने का काम शुरू किया। ऐसे ही समय गुजर रहा था और दोनों अपनी जिंदगी इस प्रकार मेहनत करके जीने लगते हैं। एक दिन की बात है, गीता अपनी बड़ी बहन सीता से कहती है, दीदी, हम रोज इस तरीके से काम करते हैं और आराम भी कम कर पाते हैं। चलो, आज हमने काम टाइम पर कर लिया है, तो क्यों ना हम दोनों घर चले और घर जाकर आराम करें। ऐसे ही समय बीत रहा था। दोनों बहनें लगातार मेहनत करते करते अपनी रोजी रोटी चला रही थी। समय बीतने के साथ दोनों बहनें बड़ी हो गई थी। तभी एक दिन मालकिन आती है जहां दोनों बहनें काम किया करती है। सीता, अरे ओ सीता, बाहर आ। 1 हफ्ते बाद मेरे बेटे की शादी है, तुम दोनों जरूर आना। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी अपनी जिंदगी में एक दिन चैन की रोटी खाओ और मौज मस्ती करो। हो सकता है तुम्हारी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा हो और तुम्हें कोई लड़का पसंद कर ले, तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माता पिता का साया नहीं रहा, तो तुम्हारी शादी कौन करवाएगा? तुम्हारे रिश्तेदार भी नहीं है और एक मालकिन होने के नाते मैं ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन उसकी मालकिन की बेटे की शादी होती है। दोनों बहनें तैयार होकर शादी में पहुँच जाती है और उन दोनों को देख आज पड़ोसी औरतें बोलती है, अरे तुम दोनों भी आई हो और ये क्या तामझाम पहन कर आई हो? पहले ही काली हो, ऊपर से ये तामझाम भी पहन आई हो। सबसे हटकर दिख रही हो पूरी शादी में। फ्री का खाना खाने आई है दोनों बहनें और तामझाम भी पहन कर आई है ताकि कोई इन्हें पसंद कर ले। लेकिन इन्हें क्या पता, इनसे लाख गुना खूबसूरत लड़के इस पार्टी में आई है, तो लड़के इन्हें क्यों देखेंगे भला? तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार नहीं बल्कि कोई मोची या कबाड़ी ही मिलेगा। आई बड़ी सपनों का राजकुमार ढूंढने। आप बहुत बोल ली आंटी, हम आपकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहती रहेंगी। हमें भी हक है कि हम अपनी जिंदगी अपने अनुसार जिए। माँ बाप का साया बहुत बड़ी चीज है,
ये मैं मानती हूँ, क्योंकि जब तक हमारे माता पिता थे तब तक हमारे लिए कभी किसी ने ये बुरे भले अनाप शनाप शब्द यूज नहीं करे। अरे वाह, अकड़ तो देखो, सातवां आसमान छू रहा है। अगर ये सुंदर होती तब पता नहीं और क्या करती। आसपास रहने वाली पड़ोस के आंटियों की बातें सुनकर सीता और गीता को बहुत बुरा लगता है, जिसके कारण वो दोनों रोते रोते वहाँ से चली जाती है और चलते चलते एक जंगल में पहुँच जाती है। हम गरीब हैं, अनाथ है और दिखने में बदसूरत भी है, इसमें हम दोनों का क्या कसूर है? दुनिया वाले हमें इतना बुरा भला कहता है। अब तो आस पड़ोस के आंटियों ने भी हमें चैन से 2 वक्त की रोटी खाने को तरसा दिया है। अब हम ताने बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हाँ दीदी, बेवजह हमें कितना सब कुछ सुनने को मिला। हम किसी के घर का नहीं खाते, हम मेहनत करके खुद कमा कर खाते हैं और फिर भी ये लोग हमें चैन से नहीं रहने दे रहे। दोनों इसी प्रकार रोते रोते पेड़ के नीचे सो जाती है। तभी अचानक वहाँ एक परी आती है और कहती है, सीता उठो सीता, अब तुम्हारा अच्छा वक्त आ गया है। सीता और गीता दोनों आवाज सुनकर उठ जाती है। डरो मत बेटा, मैं जादुई परी हूँ। मैं बहुत समय से तुम दोनों को इन परेशानियों में देख रही थी और इसी कारण मैं तुम्हारी मदद करने परीलोक से आई हूँ। लेकिन आज तक तुम दोनों जैसा कठिन परिश्रम और किसी ने नहीं किया। पहली बार मैंने इतनी मेहनती लड़कियां देखी है। तुम दोनों ही दिल से बहुत साफ हो, लेकिन तुम इस खतरनाक जंगल में क्यों आई हो और यहाँ आकर रोते रोते सो गई? अगर कोई शेर खा लेता तो? जिस प्रकार हमारी जिंदगी चल रही है उससे बेहतर तो हमें कोई शेर खा ले तो ही अच्छा होगा। जिंदगी में खुशी नाम की कोई चीज नहीं रही परी जी। हम दोनों बहनें अपना स्कूल छोड़कर काम में लग गई ताकि हमें किसी से भीख मांगकर खाना ना पड़े और हम मेहनत का कमा कर खाए, लेकिन फिर भी हमें कोई चैन से नहीं रहने दे रहा। तो बताओ हम क्या करें? ऐसे नहीं बोलते, तुम दोनों इतनी बहादुर हो। चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये लो, ये 2 जादुई लहंगे और जादुई लिपस्टिक है। इसे घर जाते ही पहनना और लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाना। होठों पर लगाते ही ये तुम दोनों के रंग साफ कर देगी। और ये दोनों जादुई लहंगे हैं। तुम दोनों जो भी इस जादुई लहंगे से मांगोगी वो तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। ये सुनकर दोनों बहुत खुश होती है और दोनों जादुई लहंगों और लिपस्टिक को लेकर अपने घर चली जाती है। और दूसरी तरफ जादुई परी परीलोक पहुंच जाती है। दोनों बहनें घर पहुंचते हैं और सबसे पहले अपने अपने लहंगे पहनती है और लहंगा पहनते ही दोनों लिपस्टिक लगाती है और लिपस्टिक लगाते ही सीता और गीता दोनों ही सुंदर लड़कियां बन जाती है। और फिर एक दूसरे को देखकर कहती है, अरे वाह छुटकी, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो जादुई परी मेरे सामने खड़ी हो। अरे वाह दीदी, आप तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अप्सरा मेरे सामने खड़ी हो। आज जादुई परी की वजह से हमें हमारे अंदर इतने बदलाव दिखे, जिसके कारण अब हम अपनी जिंदगी बिना तानों के जी पाएंगे छोटी। हाँ दीदी, अब हमें किसी के भी सामने झुकने की जरूरत नहीं है। दीदी, परी ने हमसे कहा था कि हम इस जादुई लहंगे से कुछ भी मांग सकते हैं, तो मैं सबसे पहले रहने के लिए एक घर मांगना चाहूंगी। गीता अपने लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, तुम हमारे इस घर को एक बड़े से घर में बदल दो। जैसे ही गीता जादुई लहंगे को अपना छोटा घर बड़े घर में बदलने को कहती, वैसे ही उनका छोटा पुराना घर एक नए और बड़े घर में बदल जाता है। और बड़ा घर देखते हुए दोनों बहुत खुश होती है और फिर घर की जरूरत के हिसाब से सभी चीजें एक एक करके मांग लेती है। अब उन दोनों के पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती और उनके पास पैसे के साथ साथ घर भी था, सुंदरता भी थी और वही प्यारा दिल भी था जो दूसरों की सहायता के लिए हमेशा आगे रहता था। वे दोनों मिलकर गांव के गरीब लोगों की सहायता करती है और कुछ दिनों बाद सीता और गीता दोनों के लिए अच्छे घर से रिश्ता आता है और दोनों की शादी पक्की हो जाती है। फिर गीता अपनी बहन सीता से कहती है, क्या हुआ दीदी, आप इस रिश्ते से खुश नहीं है क्या जो आप रो रही हो? छोटी, हम दोनों की अच्छे घरों में शादी तय हो गई है, लेकिन मैं अपना ये घर नहीं छोड़ना चाहती और न ही इस घर को छोड़कर हम दोनों को कहीं जाना चाहिए।
हाँ तो ठीक है दीदी, जादुई लहंगे की वजह से हमारे पास अब सब कुछ तो है ही। हम क्यों ना लड़कों की माँ से रिक्वेस्ट करके उन्हें शादी के बाद यहीं शिफ्ट होने के लिए कह दे। अरे हाँ, ये तुम सही कह रही हो छोटी। सीता अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए दोनों ने तय किया कि वो मिलकर लड़कों की माँ से बात करेंगी और उन्हें यहाँ शिफ्ट होने के लिए कहेंगी। इसी प्रकार दोनों लड़कों की माँ से बात करती है और लड़कों की माँ खुश होती है और कुछ दिनों बाद शादी हो जाने के बाद दोनों बेटे और उनकी माँ सीता और गीता के घर में आकर रहने लगते हैं और फिर इस प्रकार दोनों बहनें अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एक गांव में मीना अपनी सौतेली माँ उर्मिला के साथ रहती थी, क्योंकि मीना की माता का कुछ सालों पहले एक कार एक्सीडेंट से निधन हो गया था और तभी मीना के पिता दीपक उर्मिला नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लेता है और तभी से मीना अपनी सौतेली माँ और उर्मिला के साथ रहती है। शुरू में उर्मिला मीना का बहुत ध्यान रखती है और अपनी सगी बेटी की तरह ही प्यार करती है, परंतु दीपक के काम पर चले जाने के बाद उर्मिला मीना से घर के सभी काम करवाया करती है और खुद ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगती है। दीपक शहर में एक टैक्सी ड्राइवर का काम किया करता था और रात के समय ही घर आता था। उर्मिला दीपक के सामने मीना से कुछ नहीं कहती और उसे चुपचाप खाना दे दिया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुबह सुबह उठकर दीपक अपने काम पर जाता है, परंतु वो देखता है कि उसकी पत्नी उर्मिला सुबह टाइम से उसके लिए खाना नहीं बनाती और वो भूखे पेट ही अपने काम पर निकल जाता है। जब उर्मिला सोकर उठती है तो वो मीना के कमरे में जाती है। क्यों रे मानुस, अभी तक तो सो रही है? तेरी सुबह नहीं हुई क्या अब तक? मीना अपनी सौतेली माँ उर्मिला की आवाज सुनकर जल्दी से उठ जाती है। वो माँ, कल जरा मैं देर से सोई थी, इसलिए आज मेरी आँख नहीं खुली। मेरे सामने बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से खड़ी होकर घर के कामों में लग जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? और हाँ, अगली बार से मुझे तुझे सुबह उठाने की जरूरत ना पड़े। चुपचाप जल्दी से उठकर घर के सभी काम खत्म कर दियो। मीना अपनी माँ की बातें सुनकर चुपचाप से अपने कामों में लग जाती है और जल्दी जल्दी काम खत्म करने लगती है कि तभी उर्मिला की आवाज आती है। कहाँ मर गई रे? सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, मेरे पेट में सो चूहे उछल रहे हैं। तुझे खबर भी है कुछ? 10 मिनट के अंदर मुझे खाना तैयार चाहिए, नहीं तो पूरा दिन तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अभी लाई माँ। मीना डरते हुए अपनी माँ के सामने खाना लेकर आती है और उसे टेबल पर रख देती है। जल्दबाजी में मीना से खाने में मिर्ची थोड़ी ज्यादा हो जाती है और उर्मिला के खाना खाते ही उर्मिला को बहुत तेज मिर्ची लगती है और वो गुस्से में पूरी लाल हो जाती है। मीना की बच्ची, मुझे सब पता है, तूने जानबूझकर खाने में मिर्ची ज्यादा डाली है ना, ताकि ये खाना खाकर मेरी जवान जल जाए। तू मुझे इस दुनिया में चैन से नहीं रहने देगी ना? इतना कहकर उर्मिला मीना को 2 थप्पड़ लगा देती है और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और इधर मीना चुपचाप से बैठे बैठे रोती रहती है, परंतु वो अपनी माँ की कोई भी शिकायत अपने पिता से नहीं करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दीपक को अपनी दूसरी पत्नी उर्मिला की सारी खबर रहती थी, परंतु वो उर्मिला से कुछ नहीं कहता था। उर्मिला का अत्याचार मीना के ऊपर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और मीना अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सह रही थी। उर्मिला अपने घर में मालकिन की तरह जी रही थी और मीना को नौकरों की तरह रखती थी। उर्मिला बाजार से अपने लिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आती है, परंतु मीना के लिए वो सालों से कुछ नहीं लाई थी। एक दिन मीना अपनी माँ से कहती है, माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे कपड़े बहुत छोटे हो गए हैं, क्या आप बाजार से मेरे लिए कुछ ढंग के कपड़े ले आएंगी? क्या मेरे पास और कुछ काम नहीं है क्या, जो मैं तेरे लिए कपड़े खरीदने जाऊँ?
तेरे ये कपड़े मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, और वैसे भी तुझे कौन सा बाहर जाना है, चुपचाप से जो है उसी में रहना सीख ले। मेरे पास मेरे कुछ पुराने कपड़े रखे हैं, मैं तुझे वो लाकर दे देती हूँ, उसी से काम चला। इतना कहकर उर्मिला वहाँ से चली जाती है और वो अपने कुछ पुराने कपड़े मीना को लाकर दे देती है। मीना उन कपड़ों को ले लेती है और उन्हें पहनने लगती है। मीना बहुत ही नेक दिल होती है, वो उन कपड़ों में ही खुश हो जाती है। एक दिन उर्मिला किसी काम से बाहर गई होती है और यहाँ मीना घर पर आराम कर रही होती है कि तभी मीना की आंख लग जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती है। उर्मिला घर वापस आती है तो वो बाहर गेट पर खड़े खड़े गेट बजा रही होती है, परंतु मीना बहुत ही गहरी नींद में सो रही होती है, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। यहाँ बाहर खड़े खड़े उर्मिला की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो गुस्से में मीना के आने का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद जब मीना की आंख खुलती है तो वो अपने कमरे से बाहर हॉल में जाती है कि तभी वो घड़ी में समय देखती है। फिर उसे याद आता है कि उसकी माँ बाहर गई हुई थी, परंतु अभी तक घर पर लौट कर नहीं आई है। मीना घर का दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसकी माँ उर्मिला तो बाहर गुस्से में बैठी हुई है। दरवाजा खुलते ही उर्मिला जल्दी से खड़ी हो जाती है। उर्मिला को बहुत ही गुस्सा आता है और वो तुरंत मीना के जोरदार 2 चांटे लगाती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी मीना अपनी माँ से कुछ नहीं कहती और चुपचाप घर छोड़कर चली जाती है। मीना भी अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसे वो घर छोड़ने में कोई भी परेशानी नहीं होती और वो चुपचाप से जंगल की ओर जाने लगती है। मीना को अचानक से अपनी माँ की याद आती है और वो अपने पुराने घर की ओर जाती है। मीना के पुराने घर में उसकी माँ से जुड़ी बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, जिन्हें देखकर मीना अपनी माँ को बहुत याद करती है। तभी मीना की नजर एक बक्से पर जाती है। मीना जल्दी से जाकर वो बक्सा खोलती है। तभी उस बक्से से चमकदार रोशनी निकलती है। थोड़ी देर तक मीना को कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे ही चमक थोड़ी कम होती है तभी मीना को उस बक्से में सोने की सैंडल दिखाई देती है। वो सोने की सैंडल बहुत ही चमकदार होती है, जिन्हें देखकर मीना बहुत खुश हो जाती है। तभी सैंडल से एक आवाज आती है, मीना, मैं जादुई सोने की सैंडल हूँ। मुझे तुम्हारी माँ ने अपने पास संभाल कर रखा था ताकि मैं उनकी बेटी की सहायता कर सकूं। देखो, आज वो दिन आ गया। मीना जादुई सैंडल के साथ हंसी खुशी से अपने पुराने घर में रहने लगती है और वो जादुई सैंडल मीना की हर प्रकार से सहायता करती है और मीना को हर मुसीबत से बचाती है। मीना को अब किसी भी चीज की कमी नहीं होती और वो अपना आगे का जीवन जादुई सैंडल के साथ हंसी खुशी से बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।